नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। कोलकाता के मिदनापुर मेडिकल कॉलेज में प्रसव के बाद एक महिला की कथित तौर पर एक्सपायर हो चुकी सलाइन दिए जाने के कारण हुई मौत की घटना को लेकर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैं बिहार के कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री को बहुत बधाई देता हूं।
यहाँ कृषि और किसानों के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। प्रधानमंत्री 24 फरवरी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के वितरण के लिए बिहार पधारेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर उन्होंने कहा कि केजरीवाल की विदाई तय है। उत्पादन बढ़ाने के हो, उत्पादन की लागत घटाने के हो, किसान को ठीक दाम देने के हो, या फिर कृषि का विविधीकरण हो, या फिर जैविक और प्राकृतिक खेती हो, हर दिशा में काम हो रहा है। वो काम भी जनता के बीच रखने का प्रयत्न उस समय होगा। मैं बिहार के मुख्यमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को, पूरी टीम को बधाई देता हूं। कृषि के कल्याण के लिए जो काम यहां हो रहा है, कृषि के विकास और किसानों के कल्याण के लिए, वो अद्भुत है। यहां दलहन भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। अभी हमने फैसला किया इस बार के उड़द, मसूर और अरहर, तुअर किसान जितना पैदा करेगा और बेचना चाहेगा, उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदने का काम भी केंद्र सरकार करेगी। कृषि के क्षेत्र में अच्छे काम के लिए मैं मुख्यमंत्री जी को और कृषि मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री भागलपुर आ रहे हैं, ऐसी खबर आ रही है। अभी प्रधानमंत्री जी 24 फरवरी को किसान सम्मान निधि के वितरण के लिए और किसानों का सम्मान करने के लिए बिहार पधारेंगे। अभी संभावित जो दौरा है उनका भागलपुर में 24 फरवरी को बन रहा है। दिल्ली में चुनाव है, बिहार में भी चुनाव है, दिल्ली चुनाव में क्या कहेंगे? आज मैं चुनाव के लिए नहीं आया, मैं केवल किसानों और कृषि के लिए आया हूं। लेकिन जहां तक चुनाव का सवाल है, अब चुनाव विकास पे होते हैं, सुशासन पे होते हैं। बिहार में तो चुनाव दूर है, हम लोग काम में लगे हैं। लेकिन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीतकर आ रही है। केजरीवाल की विदाई तय है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने कहा कि योगी सरकार ने बहुत आलीशान आयोजन किया है। मैं भी अपनी पत्नी और दोस्तों के साथ आया हूँ। उत्तर प्रदेश हमारी कर्म भूमि है। नहीं, बहुत बहुत मुबारकबाद सर सबको जो दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। और हमारे उत्तर प्रदेश में वो इतना आलीशान जो भारत सरकार ने किया है, योगी सरकार ने किया है, तो मैं भी उस दर्शन के लिए आया हूँ अपनी वाइफ, अपने फ्रेंड्स के साथ। इट्स गोना बी अमेजिंग। आई होप कि बाबा सबको आशीर्वाद दें और नहाएंगे तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारी ये कर्म भूमि है उत्तर प्रदेश, यहाँ से जाएंगे तो अच्छा लगेगा। जय श्री राम। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान। धीरे धीरे राज्य शराबबंदी की तरफ बढ़े, उसके लिए 17 धार्मिक नगरों में शराब की दुकानें बंद कराई जाएंगी। आखिरी एक बड़ी जिसकी आपको सबको इंतजार है। हमने तय किया कि धीरे धीरे करके राज्य से आगे जाकर के शराबबंदी की तरफ राज्य बढ़े। उस सिलसिले में हमने नीतिगत निर्णय लिया कि पहले चरण में जो 17 हमारे अलग अलग प्रकार के नगर हैं, उन नगर से नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, इनके अंदर शराब की दुकानें बंद कराएंगे और इन दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट भी नहीं करेंगे। ये हमेशा के लिए बंद कराने का इसमें निर्णय किया है। इसमें 17 धार्मिक नगरों में से एक नगर निगम है, 6 नगर पालिका है, 6 नगर परिषद है, 6 ग्राम पंचायत है। और ये जैसे उज्जैन नगर निगम संपूर्णतः शराब की दुकानों से बंदी रहेगी। दतिया नगर पालिका, यहाँ भी यही पूरी शराबबंदी रहेगी। पन्ना ये भी नगर पालिका है, नगर पालिका क्षेत्र में शराब की दुकानें बंद रहेगी। मंडला नगर पालिका, मुल्ताई नगर पालिका, मंदसौर पशुपतिनाथ की नगरी, ये भी इसी प्रकार से इनके साथ बंद रहेगी। मैहर की माताजी का नगर पालिका क्षेत्र ये शराब की दुकान से प्रतिबंधित रहेगा। ओंकारेश्वर की नगर परिषद, महेश्वर की नगर परिषद, मंडलेश्वर की नगर परिषद, ओरछा और चित्रकूट की नगर परिषद और अमरकंटक, खास करके चित्रकूट और अमरकंटक हम सब ध्यान दें इस मामले में। ये हमारी धार्मिक आस्था के वैसे सभी केंद्र हैं, ये सभी नगर परिषदों में हमने शराब की इसी नीति के आधार पर दुकानें बंद करने का निर्णय किया है। हमारी नगर परिषद के बाद ग्राम पंचायत सलकनपुर, जहाँ सलकनपुर माता का मंदिर है, इस पंचायत से भी शराब की दुकानें बंद कराएंगे। बरमान कला ग्राम पंचायत, लिंगा ग्राम पंचायत,
बनमान खुर्द ग्राम पंचायत, कुंडलपुर ग्राम पंचायत और बांदकपुर ग्राम पंचायत, ये ग्राम पंचायतों से भी हम शराब की दुकानें बंद करेंगे। आपकी जानकारी में रहे कि मां नर्मदा के तट के दोनों तरफ के 5 किलोमीटर के दायरे में शराबबंदी की जो पूर्वत पॉलिसी है, उस पॉलिसी को भी हम जारी रखेंगे। इस पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं आएगा। कुल मिलाकर के प्रदेश भर से जो मैंने आपके बारे में बताने का प्रयास किया है कि हम ये शराबबंदी का हिस्सा चलेंगे। एक मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भारतीय चुनाव आयोग द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किए गए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर कहा, कई देशों से चुनाव अधिकारियों ने 2 दिन तक निष्पक्ष चुनाव कराने पर चर्चा की। एक दूसरे से क्या सीखा जा सकता है, टेक्नोलॉजी में संभावनाएं और चिंताएं साझा की गई। एक दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ, एक वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला किया है जिसमें वो लाइव चुनौतियों पर चर्चा कर सके और समाधान ढूंढ सके। What was discussed, so many countries, election officers of so many countries, what was the topics of this? 2 दिन तक लगातार जितनी हमारी पार्टिसिपेंट्स थे इंटरनेशनल इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे, काफ़ी डिस्कशन हुआ 2 दिन तक लगातार। क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं, कैसे इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ को निष्पक्ष और इंड्यूसमेंट फ्री चुनाव वर्ल्ड ओवर कराने चाहिए, कैसे एक दूसरे से वो सीख सकते हैं, कैसे ये सीख सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि चुनावों में जो राइट है वोटर का वो प्रोटेक्टेड रहे। इसमें टेक्नोलॉजी पर काफ़ी डिस्कशन हुआ। टेक्नोलॉजी में सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी वगैरह का बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और चिंताएं भी हैं, वो सब में साझा की गई। तो एक दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ, उसकी कॉपी आपको दिलवाते, उसमें काफ़ी चीज़ें मेंशन हैं। सोशल मीडिया मेंशन किया, AI की बात हुई कि मिसयूज भी हो रहा है उनका, और नीड भी लॉ भी बनाने की कोशिश की जाएगी। आप किस तरीके से देखते हैं कि आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक ग्रुप, वर्किंग ग्रुप बनाने का निर्णय लिया है सभी इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज जो यहाँ मौजूद थी, ताकि वो लाइव बेसिस पे जो चैलेंजेस हैं उनको डिस्कस कर सकें, और ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी जैसे जैसे ज़रूरत हो। और उसके बाद में बिकॉज टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व होती है और उसके समाधान भी इवॉल्व होते हैं, तो दोनों इवॉल्व होते रहें साथ साथ। बट कोर में ये रहना चाहिए कि वोटर्स की प्राइवेसी और वोटर्स का बोलने का अधिकार कम ना हो, लेकिन साथ ही साथ जो लोग इसको डिसरप्ट करना चाहते हैं वो डिसरप्ट भी ना करना चाहिए। दोनों का बैलेंस होना चाहिए। मेरा लास्ट क्वेश्चन, दिल्ली इलेक्शन आने वाले हैं, उसके काफ़ी कंसर्न्स भी उठाते हैं, पार्टियां भी उठाती हैं कि इलेक्शन कमीशन सही से काम नहीं कर रहा है। जिस तरीके से डिलीशन ऑफ वोट्स के ऊपर भी केजरीवाल जी ने काफ़ी क्वेश्चन उठाए, आप किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके वो सबका जवाब तो मैंने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिया था और वेबसाइट पे भी है। एक बार आप पढ़ेंगे, सारे प्रोसेसेस जितने रोबस्ट हैं उनका जवाब आपको मिल जाएगा। और अभी कोई मुद्दा फिलहाल में नहीं है। पटना बिहार में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भारत रत्न और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। वक्फ बिल जेपीसी बैठक से 10 विपक्षी सांसदों को एक दिन के लिए निलंबित करने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। हमें पहले दिन से लग रहा है कि ये देश भर में वक्फ की संपत्तियों को हड़पना चाहते हैं। हम चाहते थे कि 27 जनवरी की बैठक 30 या 31 जनवरी को हो जाए, लेकिन ये दादागिरी करना चाहते हैं। गतिरोध खत्म हो तब बातचीत हो। क्या कुछ वाकया हुआ? देखिए, बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, और जिस तरह से हम पहले दिन से हमें लग रहा था कि ये देश के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टियों को हड़पना चाहते हैं, वक्फ की प्रॉपर्टियों को तबाह करना चाहते हैं। और वक्फ के अंदर जिस तरह से हमने कहा कि आप 24-25 को आप मीटिंग रखे जा रहे हो, तो अभी 22 को तो हमारी सीटिंग थी, फिर आपने एक हफ्ते का टाइम कम से कम दी, हमने 24-25 भी सब लोग मान गए, सब लोग आ गए। अब आपने 25 को काट करके उसको 27 में कर दिया ले जा करके, तो आप अपनी मनमानी, मतलब आप ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे हम लोग कोई
हमारे कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं है, सब कुछ आप ही का है, हमारी अपनी कोई नहीं है। चलिए मैं तो पास में हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आ भी सकता हूँ कि 200 किलोमीटर ट्रैवल होना बड़ी बात नहीं। लेकिन जो लोग साउथ इंडिया से हैं, राजा साहब हैं, अब्दुल्ला साहब हैं, कल्याण बनर्जी जी हैं, मोहम्मद जावेद साहब हैं, और ये जो लोग दूर से हैं, नासिर भाई हैं, बेंगलोर से हैं, ये सब लोग जो हैं इनके अपने यहाँ 26 तारीख को 26 जनवरी के कार्यक्रम है, अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम में ये जाएंगे, फिर 26 को जा करके फिर वापस आएंगे। ओवैसी साहब हैं, ये सब लोगों की 2 घंटे की, 2.5 घंटे की, 3 घंटे की फ्लाइट्स हैं इनकी। तो मतलब ये क्या तमाशा बनाना चाहते हैं? तो तमाशा बना रहे हैं, तो सीरियस है ही नहीं बिल्कुल। सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी भी तरह से क्रश किया जाए। तो ये 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिन्हें सस्पेंड किया गया, क्या 10 लोगों की एक ही जुबान से थी, यही आवाज थी? हाँ बिल्कुल एक ही बात है, हम लोग सब एक साथ ही बात, यही बात तो कह रहे थे, सब लोग मिलकर के एक ही बात कह रहे थे कि आप 27 की मीटिंग कैंसिल करिए, 27 की मीटिंग को आप 31 में ले लीजिए, आप 31 में ले लीजिए, 30 में ले लीजिए। हम यही तो बात कह रहे थे। प्रेसिडेंशियल एड्रेस है, प्रेसिडेंशियल एड्रेस के बाद आपके पास पूरा टाइम खाली है, उसके अंदर ले लीजिए। लेकिन दादागिरी करना चाहते हैं, ये अननेसेसरी, ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग क्रश कर करके सब चीजों को बुलडोज कर सकते हैं। कुछ बातचीत हुई वक्त को लेकर? नहीं, बातचीत क्या होती है? अब ये गतिरोध खत्म हो तब तो बातचीत होती है। आगे मीटिंग होनी है फिर 27 को या नहीं? अभी तो 27 की मीटिंग है, अब देखिए क्या होता है, क्या करेंगे। 27 की मीटिंग है, अब हालात ये है कि क्लॉज बाय क्लॉज इनके ऑब्जेक्शंस आने हैं जो इनको लेने के लिए करना है। मीटिंग इस तरह की पोजीशन पर आ गई कि कोई मीटिंग को अवॉइड भी नहीं कर सकता, लेकिन बहुत खराब स्थिति है। दूसरा सवाल तो ये है उत्तर प्रदेश में, उस पर योगी भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि अरविंद केजरीवाल स्टंट और क्लीन बोल्ड होने जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ हवा और स्वच्छ यमुना चाहती है। आपदा वाले महिला विरोधी हैं और वे दिल्ली की महिलाओं को धोखा देते हैं। यहाँ तक कि मौजूदा मुख्यमंत्री के लिए भी उनके होर्डिंग्स में कोई जगह नहीं है। अरविंद केजरीवाल स्टंप होने वाले हैं, क्लीन बोल्ड होने वाले हैं। उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिल्ली की जनता ही उनको क्लीन बोल्ड और साफ करके दिखाएगी, क्योंकि दिल्ली की जनता चाहती है नलकों से साफ पानी, दिल्ली की हवा साफ चाहती है, दिल्ली की सड़कों को साफ चाहती है, दिल्ली में यमुना जी को साफ चाहती है। इसलिए इस बार आपदा साफ, आम आदमी पार्टी साफ, केजरीवाल साफ करना चाहती है। और मैं एक बात आपको और कहूँ, ये आपदा वाले जो हैं ये महिला विरोधी हैं, महिलाओं का अपमान करने वाले हैं, महिलाओं को छलने वाले हैं, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने वाले। मैं उदाहरण देके कहना चाहता हूं, स्वाति मालीवाल जी को इनकी अपनी सांसद को मुख्यमंत्री के घर बुलाकर अरविंद केजरीवाल जी ने पिटवाया। 1000 रुपए का वायदा अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब की महिलाओं से, दिल्ली की महिलाओं से किया, पूरा नहीं किया, महिलाओं को ठगा, महिलाओं को नलके से गंदा पानी दिलाया, दिल्ली में पानी की कमी कराई, टैंकरों से पानी लेने के लिए महिलाओं को कई घंटे तक इंतजार करवाया। इनके अपने नेता ने अपनी पत्नी को पीट कर पीछे कुत्ते छोड़ने का काम, महिलाओं को अपमानित करने का काम किया। यही नहीं, छठ पूजा पर महिलाओं को पूजा के लिए यमुना जी भी और यमुना मैया को भी साफ नहीं रखा। और तो और साफ की दृष्टि से अब तो स्वाति मालीवाल की फोटो भी, स्वाति मालीवाल नहीं, आतिशी मारलेना जी की फोटो भी साफ कर दी है। कोई होर्डिंग पे उनकी फोटो नजर नहीं आती। ये महिला विरोधी हैं केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी। सिटिंग मुख्यमंत्री की फोटो आम आदमी पार्टी के होर्डिंग पे नहीं है। ये दिखाता है महिलाओं के पक्ष में कभी थे ही नहीं, है ही नहीं। और जिन्होंने अपनी बेटियों की झूठी कसम खाकर राजनीति की शुरुआत की हो, उनको समझ लेना चाहिए इनके मन में महिलाओं के प्रति सम्मान है ही नहीं। हैदराबाद तेलंगाना केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार नई शिक्षा नीति लेकर आई है, जिसका हर वर्ग ने समर्थन व स्वागत किया है। मैं सभी राज्य सरकारों और शिक्षा संस्थानों से अनुरोध करता हूं कि वे नए मॉडल को लागू करें, ताकि एक नया माहौल स्थापित हो सके। आज भारत सरकार, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए हर वर्ग समर्थन किया, हर वर्ग उसको स्वागत भी किया है। मैं अभी सभी स्टेट गवर्नमेंट्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से अनुरोध करता हूं, पूरा का पूरा अगर न्यू एजुकेशन पर सिस्टम अगर लागू किए तो देश में
एक नया माहौल आ जाएगा, नया खुशी हो जाएगा। देश में स्थिति, जो आर्थिक स्थिति हो, एजुकेशन स्थिति हो, एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी हो, सब तरह बदलाव हो जाएगा। जब तक एजुकेशन, नया एजुकेशन पॉलिसी पूरा तरह लागू नहीं करते हैं और इसमें ज्यादा फायदा नहीं मिलता है, मैं भी सभी स्टेट गवर्नमेंट से अनुरोध करता हूं, सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, जो सभी टीचिंग कम्युनिटी से, सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अनुरोध करता हूं, न्यू एजुकेशन के बारे पॉलिसी के बारे में और पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करना चाहिए। जब अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट करे तो देश के जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स है, जो एजुकेशन फील्ड में है, एक नया उम्मीद लेकर जा सकते हैं और देश में अलग अलग सिस्टम में पूरा चेंज आ जाएगा। यही मैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूं। नागपुर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भंडारा में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में विस्फोट पर कहा कि भंडारा में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बड़ा विस्फोट हुआ है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 7 लोग घायल हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भंडारा के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हुए विस्फोट में जान गंवाने वालों को 1 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। अभी सवाल खत्म करेंगे। एक थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। भंडारा में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है वहाँ बड़ा स्फोट हुआ है और 8 लोगों का मृत्यु हुआ है और 7 जख्मी हुए हैं। ये प्राथमिक माहिती है। मैं आप सबको अनुरोध करूंगा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब लोग 1 मिनट खड़े होकर उनको श्रद्धांजलि अर्पण करें, बाद में आगे का कार्यक्रम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यहां 10 साल तक जो आपदा सरकार रही उसने बड़े बड़े वादे किए थे। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाएंगे, यमुना को साफ करेंगे, लेकिन उन्होंने ये वादे पूरे नहीं किए। लोगों को लगता है कि 10 साल में दिल्ली में जो विकास होना चाहिए था वह नहीं हुआ। आज देश में लोग डबल इंजन की सरकार को मौका दे रहे हैं। उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार में तेजी से विकास हुआ है। हरियाणा, महाराष्ट्र, हर जगह डबल इंजन की सरकार बन रही है। यहाँ भी डबल इंजन की सरकार बनेगी और तेज गति से विकास होगा। देखिए, 10 सालों से जो यहाँ सरकार, आपदा की सरकार थी, उस सरकार ने तमाम बड़ी बड़ी वायदे किए थे लोगों को कि अच्छा स्वच्छ पेयजल देंगे, अच्छी सड़कें देंगे, अच्छे अस्पताल देंगे, अच्छे स्कूल देंगे, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करेंगे, दिल्ली की यमुना जी को स्वच्छ बनाएंगे। लेकिन ये सब वायदे उन्होंने पूरे नहीं किए हैं और लोगों को लगता है कि भाई 10 सालों में जो दिल्ली का विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। और आज देश में जो डबल इंजन सरकारों का मॉडल चला है, उस डबल इंजन सरकारों को लोग बार बार मौका दे रहे हैं। उत्तराखंड में डबल इंजन सरकार होने के कारण से आज तेजी से विकास हुआ है। अभी हरियाणा में चुनाव हुए हैं, हरियाणा में फिर से डबल इंजन की सरकार बनी है। महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं, वहाँ डबल इंजन की सरकार बनी है। तो हर जगह डबल इंजन की सरकार बन रही है। तो दिल्ली के लोगों ने भी इस बार, मैं दिल्ली के चुनाव में अनेक स्थानों पर गया हूं, मैं देख रहा हूं कि इस बार परिवर्तन की लहर है और यहां भी डबल इंजन की सरकार बनेगी। जो विकास यहां का रुका हुआ है वो विकास तेज गति से आगे बढ़ेगा। जी सर, अगर बात करें दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि इस साजिश के पीछे 2 खिलाड़ी हैं। एक भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हैं और उन पर पत्थरबाजी करते हैं। दूसरे खिलाड़ी दिल्ली पुलिस है जो भाजपा और अमित शाह के अधीन आती है। भाजपा और दिल्ली पुलिस की मिलीभगत से अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रची जा रही है और इस साजिश में 2 खिलाड़ी हैं। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो अरविंद केजरीवाल जी पे दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाके हमला करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, डंडे लेकर आते हैं, स्पिरिट के स्प्रे करते हैं। और इसमें दूसरी खिलाड़ी साजिशकर्ता है भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के अंदर आने वाली दिल्ली पुलिस। भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस की इस जुगलबंदी से अरविंद केजरीवाल जी की जान लेने की साजिश हो रही है। हम लगातार देख रहे हैं कि एक के बाद एक
एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल जी पे हमले हो रहे हैं। 23 अक्टूबर को 24 अक्टूबर को विकासपुरी में दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे अरविंद केजरीवाल जी पे हमला हुआ। जब सोशल मीडिया पे जांच करने गए तो जो हमलावर है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकला, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, दिल्ली पुलिस के साथ जुगलबंदी फिर से सामने आई और पुलिस की नाक के नीचे हुआ हमला और पुलिस ने कुछ नहीं किया। अरविंद केजरीवाल जी पर फिर हमला हुआ 30 नवंबर में, जब मालवीय नगर में अपने पब्लिक इवेंट के लिए जा रहे थे और वहां पे उनको मैन हैंडल करने की, असॉल्ट करने की कोशिश की। 18 जनवरी को नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल जी की गाड़ी पर पत्थर फेंके गए। जब जांच करने गए, पुलिस नहीं जांच करने गई, जब हमने खुद सोशल मीडिया पर जांच करी तो पता चला कि सारे हमलावर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे। फिर से भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस की एक जुगलबंदी सामने आई कि ना दिल्ली पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोका, ना उन पे एक्शन लिया। कल हरिनगर में अरविंद केजरीवाल जी की गाड़ी तक हमलावर पहुंच गए, दिल्ली पुलिस ने उनको नहीं रोका। कालीबाड़ी में जहां अरविंद केजरीवाल जी अपनी विधानसभा में प्रचार करने जा रहे थे, बसें भर भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लाए गए, पत्थरों के साथ, डंडों के साथ उनकी गाड़ी पे हमला करने के लिए। संजय सिंह जी को वहां जाकर उस हमले को रोकना पड़ा, लेकिन दिल्ली पुलिस सामने नहीं आई। फिर से दिल्ली पुलिस और भारतीय जनता पार्टी की ये जुगलबंदी सामने लाते हुए वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी बैठक के दौरान हुए हंगामे पर वक्फ विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि हमने सदन को 2 बार स्थगित किया। कल्याण बनर्जी ने मेरे खिलाफ असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया और मुझे गाली दी। मैं उनसे अनुरोध करता रहा कि उन लोगों को बोलने दें जिन्हें हमने आमंत्रित किया था। हमने सदन को बार बार स्थगित किया, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि बैठक जारी रहे। जम्मू कश्मीर से एक प्रतिनिधिमंडल आया था, लेकिन वे चिल्लाते और नारे लगाते रहे। इसलिए आखिरकार निशिकांत दुबे को प्रस्ताव पेश करना पड़ा और सभी ने इस पर सहमति जताई। लंबित किया गया है जेपीसी की मीटिंग से, जो क्या वजह है सर? 2 बार हम लोगों ने हाउस एडजर्न किया। अगर आज हमने जम्मू कश्मीर के मीर वाइज को और उनके डेलीगेशंस को टाइम दिया, इन लोगों ने मांग किया था कि साहब जम्मू कश्मीर का कोई डेलीगेशन नहीं आया है, जम्मू कश्मीर चलना चाहिए। लेकिन जो हालात थे इधर विंटर्स में, अगर वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी गए, तो आज हमने बुलाया। आज हमने क्लाज बाई क्लाज इसीलिए अमेंड किया कि जम्मू कश्मीर के मीर वाइज फारूक का हम उनकी हेयरिंग को एज विटनेस सुन सकते हैं और प्रपोज अमेंडमेंट पे उनके क्या राय है। पहली बार हमने देखा कि ओवैसी साहब जो हाउस में, पार्लियामेंट में बिल में नहीं जाते हैं, वो भी बिल में आ गए। और जिस तरह से कल्याण बनर्जी ने हमको आज मतलब अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स यूज किया, गालियां दी, जिस तरह के आरोप लगाए, मुझे लगता है सोच समझ करके मैं उनसे गुजारिश करता रहा, निवेदन करता रहा कि कम से कम जिनको हमने बुलाया उनको सुन लेने दीजिए, उसके बाद डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आज वो हंगामा पे आमादा थे। फिर हमने ये भी नहीं कि उनको निशिकांत दुबे जी ने दूसरी बार के बाद प्रस्ताव किया। एक बार हाउस में कोशिश की गई पूरा, इसका फिर हमने एडजर्न किया, फिर दोबारा एडजर्न किया। तो आखिर किसी को हमने बुलाया था और वो लोग इस मीटिंग को आज नहीं चलने देना चाहते थे। मीर वाइज और जम्मू कश्मीर के डेलीगेशन को हम नहीं सुनने देना चाहते। एक तरफ कहते हैं आप उनकी अल्पसंख्यक मुसलमानों की बात करते हैं, और जम्मू कश्मीर में जहां इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों की है, उनके उस स्टेट से एक डेलीगेशन आया, उसको आज खुद विपक्ष सदन में, जैसे हाउस हो, पार्लियामेंट, उसमें बिल में आके हंगामा करना, नारे लगाना, शाउटिंग करना और जिस तरह से डिरोटरी या
अनपार्लियामेंट्री शब्दों से हमको और हम लोग सबको गाली दे रहे थे। तो मुझे लगता है कि मजबूर होकर के हमारे माननीय सदस्य निशिकांत जी ने प्रस्ताव किया, उस पर सभी ने सर्वसम्मत से उनको निष्कासित किया। लेकिन सर आरोप ये लगाया गया है कि अपनी मनमर्जी से सारे शेड्यूल तय किए जा रहे हैं। एजेंडा चेंज किया गया, बैठक शिकायत करने जा रहे हैं, एजेंडा चेंज किया, तारीखें बदली गई। तरीके से आप एजेंडा कोई चेंज नहीं हुआ। हमसे लगातार लखनऊ में उन्होंने गुजारिश किया, ओवैसी साहब ने, नासिर साहब ने, सबने कि मीर वाइज को बुला लीजिए। कल भी मैंने ओवैसी जी का फोन आया, मैंने बात किया कि तो उन्होंने कहा साहब घर ही पे बुला लीजिए। तो मैंने कहा मैं घर पे क्यों बुलाऊं, पूरे जेपीसी के सामने। उन्हीं की रिक्वेस्ट पे हमने आज का एजेंडा चेंज करके मीर वाइज को, उनके डेलीगेशन को सुनने का फैसला किया और आज के एजेंडे को 27 तारीख। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में भंडारा की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बड़ा विस्फोट, 8 की मौत, 7 घायल। नागपुर के पास भंडारा जिले की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आज सुबह हुए भीषण विस्फोट में 8 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 7 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। जिलाधिकारी संजय कोल्टे ने बताया कि महाराष्ट्र के भंडारा जिले में स्थित कारखाने में सुबह करीब 10:30 बजे विस्फोट हुआ। बचाव और मेडिकल टीम लोगों की तलाश कर रहे हैं, जबकि फायर फाइटर स्थिति को नियंत्रण करने में लगे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भंडारा में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में विस्फोट पर जानकारी देते हुए कहा, भंडारा में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बड़ा विस्फोट हुआ है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस घटना में 8 लोगों की मौत हुई और 7 लोग घायल हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भंडारा में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हुए विस्फोट में जान गंवाने वाले को 1 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। अधिकारियों ने एक बयान में कहा कि फैक्ट्री में आज सुबह विस्फोट हुआ, लोगों की तलाश के लिए बचाव और मेडिकल टीम तैनात है और बचाव कार्य जारी है। कोल्टे ने बताया कि विस्फोट के दौरान छत ढह गई और कम से कम 12 लोग उसके नीचे दब गए। उन्होंने बताया कि उनमें से 2 को बचा लिया गया है और मलबा हटाने के लिए खुदाई करने वाली मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। विस्फोट इतना जोरदार था कि उसकी आवाज 5 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। दूर से लिए गए वीडियो में फैक्ट्री में घना धुआं उठता हुआ देखा गया है। आईसीसी ने किया टेस्ट टीम ऑफ द ईयर का ऐलान, बुमराह सहित 3 भारतीयों को मिली जगह। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल साल 2024 के लिए टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया गया है। इसमें दिग्गज और लीजेंड का दर्जा पा चुके जसप्रीत बुमराह, युवा यशस्वी जायसवाल और रविंद्र जडेजा को टीम में जगह मिली है। इस टीम में इंग्लैंड के 4 खिलाड़ियों को जगह मिली है, तो केन विलियम्स को जगह बनाने में सफल रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस को इस टीम का कप्तान चुना गया है। आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर इस प्रकार है: पैट कमिंस कप्तान, यशस्वी जायसवाल भारत, बेन डकेट, केन विलियमसन न्यूजीलैंड, जो रूट इंग्लैंड, हैरी ब्रूक इंग्लैंड, कमिंदू मेंडिस, जेमी स्मिथ विकेटकीपर इंग्लैंड, रविंद्र जडेजा भारत, मैट हेनरी न्यूजीलैंड, जसप्रीत बुमराह भारत शामिल है। उतार चढ़ाव के बीच इन 3 वजहों से गिरा शेयर बाजार। सेंसेक्स 330 अंक टूटा, निफ्टी 23,092 पर। वैश्विक बाजारों में मजबूती के बावजूद घरेलू शेयर बाजार सप्ताह के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में शुक्रवार को गिरकर बंद हुई। देसी कंपनियों के दिसंबर तिमाही नतीजों को लेकर चिंता की वजह से दोनों प्रमुख इंडेक्स लगातार तीसरे हफ्ते साप्ताहिक गिरावट में बंद हुए। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे हैवी वेट शेयरों में मुनाफा वसूली में भी बाजार को नीचे की तरफ खींचा। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स आज मामूली गिरावट के साथ 76,455 अंक पर खुला। कारोबार के दौरान यह 76,985 अंक के हाईएस्ट और 76,091 अंक के निचले स्तर पर चला गया। अंत में सेंसेक्स 329.92 अंक या 0.43% की गिरावट लेकर 76,190.46 अंक पर बंद हुआ। दिल्ली में सत्ता का वनवास खत्म करने के लिए बीजेपी ने लगाया पूरा जोर। माइक्रो मैनेजमेंट की खास रणनीति पर अमल शुरू। दिल्ली में 27 वर्षों से सत्ता से बेदखल बीजेपी इस बार चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। न केवल पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मैदान में उतर आए हैं, बल्कि दर्जनों केंद्रीय मंत्रियों, पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों, पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के अलावा सांसदों और विधायकों को भी दिल्ली के मैदान में उतार दिया गया है। बीजेपी ने दिल्ली फतेह करने के लिए लक्ष्य भी तय कर लिया है।
हर विधानसभा सीट पर पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में 20,000 वोट बढ़ाना, हर बूथ पर 50% वोट हासिल करना और हर बूथ पर पिछली बार की तुलना में अधिक वोट डलवाना बीजेपी का लक्ष्य है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज हनुमान बेनीवाल मुझसे मिलने आए। वे पहले ही दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। वे आज मेरे आवास पर आए, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आम आदमी पार्टी ईमानदारी और सच्चाई के साथ खड़ी है। उन्होंने हमें अपना समर्थन इसलिए दिया क्योंकि हम ईमानदारी और सच्चाई के साथ खड़े हैं। बेनीवाल जी मेरे से मिलने के लिए आए और पहले ही ये आम आदमी पार्टी को दिल्ली में चुनावों में समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं और आज मेरे घर पे ही आए। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और जिस तरह से इन्होंने समर्थन दिया है, एक तरह से आम आदमी पार्टी ईमानदारी और सच्चाई के साथ खड़ी है, तो इन्होंने हमें समर्थन भी इसीलिए दिया है क्योंकि हम ईमानदारी और सच्चाई के साथ हैं। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उबर ने भारत में एप्पल और एंड्रॉयड फोन के लिए अलग प्राइसिंग में से किया इनकार। उबर ने बताया कि यूजर्स के फोन मैन्युफैक्चर के आधार पर राइड के प्राइसेस तय नहीं किया जाता। ऐप के जरिए कैब सर्विसेज उपलब्ध कराने वाली उबर ने यूजर्स के स्मार्टफोन के आधार पर प्राइसिंग तय करने से इनकार किया है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने ओला और उबर के एप्पल और एंड्रॉयड स्मार्टफोन के आधार पर अलग प्राइस वसूलने की शिकायत की थी। इसके बाद सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी ने इन दोनों कंपनियों को कथित तौर पर प्राइसिंग के अंतर को लेकर नोटिस भेजे थे। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इन कंपनियों को सीसीपीए की ओर से नोटिस दिए जाने की जानकारी दी थी। जोशी ने बताया था कि वह सीसीपीए से फूड डिलीवरी और ऑनलाइन टिकटिंग जैसे अन्य सेगमेंट में भी अलग अलग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के आरोपी की जांच करने का निर्देश देंगे। उबर के प्रवक्ता ने रॉयटर्स ने बताया कि हम यूजर्स के फोन मैन्युफैक्चर के आधार पर प्राइसेस को तय नहीं करते। हम किसी गलतफहमी को दूर करने के लिए सीसीपीए के साथ मिलकर कार्य करेंगे। इस बारे में ओला, एप्पल और गूगल ने टिप्पणी के लिए भेजे गए निवेदन का उत्तर नहीं दिया। उबर के बड़े मार्केट्स में भारत शामिल है। हाल ही में जोशी ने कहा था कि प्राइसिंग में भेदभाव कंज्यूमर के अधिकारों का बड़ा उल्लंघन है। पिछले वर्ष अक्टूबर में सीसीपीए ने बड़ी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनियों में शामिल ओला इलेक्ट्रिक को कंज्यूमर के अधिकारों के कथित उल्लंघन, भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित कारोबारी तरीकों को लेकर कारण बताओ नोटिस दिया था। इंग्लैंड ने किया प्लेइंग 11 का ऐलान। हार के बाद बदली टीम, इस धाकड़ गेंदबाज की हुई वापसी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार को एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाना है। शनिवार 25 जनवरी को होने वाले इस मुकाबले के लिए इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 के इस बदलाव किया है और गस एटकिंसन की जगह तेज गेंदबाज ब्राइडन कार्स शामिल होंगे। बता दें कि कोलकाता में सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया था, जिसमें इंग्लैंड को 7 विकेट से बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। बुधवार को कोलकाता में सीरीज के पहले मैच में 7 विकेट से करारी हार झेलने के बाद मेहमान टीम ने अपनी टीम के केवल एक बदलाव किया है। विकेट कीपर जेमी स्मिथ को भी 12 खिलाड़ियों की टीम में शामिल किया गया है। इंग्लैंड क्रिकेट ने एक्स पर यह जानकारी दी। हार के बाद इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने कहा कि वे सीरीज के आगामी मैचों के लिए परिस्थितियों का आकलन करेंगे। बटलर ने मैच के बाद बातचीत में कहा कि शुरुआत में विकेट में थोड़ी सी परेशानी थी, इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अगर आप इस चरण से गुजरे तो यह एक अच्छी पिच और तेजी से रन बनाने वाला मैदान था। वहां कुछ बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, हम रन आउट के लिए बेहतर होंगे। बटलर ने आगे कहा था कि जोब अच्छा सुपरस्टार खतरनाक लग रहा था। मार्क वुड ने तेज और रोमांचक गेंदबाजी की। हम आक्रामक और देखने लायक होना चाहते हैं, लेकिन हर जगह परिस्थितियों का आकलन करना होगा। खेल का आनंद हमेशा रहता है। मैं माहौल का आनंद ले रहा हूँ। मैं मैकुलम का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, हमेशा से रहा हूँ। उनके साथ काम करने का आनंद ले रहा हूँ। अब नहीं रुकेगा कोई भी मनोरंजन। आ गया है रंग टीवी का एंड्रॉयड एप्लीकेशन। रंग टीवी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आपको सभी प्रकार की फिल्में फ्री देखने के लिए मिलेंगी और साथ ही लाइव टीवी शोज देखने के लिए मिलेंगे। अभी डाउनलोड करें
प्ले स्टोर पर जाएं और रंग टीवी प्ले स्टोर पर डालें और डाउनलोड करें रंग टीवी ऐप।